Welcome to another video. Whenever I teach my students about partition, I often wonder and use some statements like partition being the only and only one incident when the history of humankind saw transportation of people from one place to another in such a large number. लेकिन आज मुझे हैरानी के साथ और एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते हुए बहुत दुख के साथ एक और इंसिडेंट यहाँ पर ऐड करना पड़ रहा है एंड आई एम वेरी श्योर कि आप जानते होंगे कि मैं कौन से इंसिडेंट की बात कर रही हूँ. ऑफ कोर्स द अफगानिस्तान क्राइसिस व्हिच ऑल ऑफ अस आर सीइंग टुडे. ये प्लेन का इंसिडेंट सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं था, या फिर ऐसा कहूं कि ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं था. दानिश सिद्दीकी, इनको तो आप सब जानते ही होंगे, और अगर आप नहीं जानते तो इट्स हाई टाइम कि अब आप उनके बारे में जान जाएं, क्योंकि अब वो हम सब में से किसी के भी बीच में नहीं है. वो एक इंडियन रिपोर्टर थे जो अफगानिस्तान में रिपोर्टिंग कर रहे थे और उन्हें मार दिया गया था, along with many other reporters जिनके बारे में हम डेली अपनी न्यूज में सुनते ही आ रहे हैं. So it is a sorry state जहां पर मुझ जैसे कई पॉलिटिकल साइंटिस्ट एक क्वेश्चन के साथ खड़े हो जाते हैं, और वो है डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, इक्वालिटी, जस्टिस एंड फ्रीडम. अमेरिका का अफगानिस्तान से जाना, तालिबान का कैप्चर करना कोई छोटा मोटा इंसिडेंट नहीं है. ये एक बहुत बड़ा जियो पॉलिटिकल क्राइसिस है, और ना सिर्फ इसे आने वाली बुक्स में लिखा जाएगा, बल्कि ये आने वाली फ्यूचर और आने वाली जनरेशन की हिस्ट्री को भी शेप करने वाला है, क्योंकि हम सभी के लिए पॉलिटिक्स के डायमेंशंस चेंज होने वाले हैं इस हद तक कि हमारे लाइव्स एंड लाइवलीहुड अब इसी पर डिपेंड करने वाले हैं. अगर आपको लग रहा हो कि हम अफगानिस्तान से बहुत दूर हैं और हमें इस चीज का बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला और हम न्यूज क्यों देखें या हमें चैनल फ्लिप कर देना चाहिए, तो इट्स हाई टाइम कि आप समझ लें कि आप अब तालिबान के निशाने से सिर्फ 400 किलोमीटर दूर हैं. और तालिबान कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट जो अफगानिस्तान से हुई है इन द फॉर्म ऑफ रेफ्यूजीज, वो भी इंडिया में रेफ्यूज लेने वाले हैं. एंड इसके साथ साथ आपकी जॉब्स, आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, आपके फूड, हेल्थ, सब चीजें इफेक्ट होने वाली हैं. सो ये बिल्कुल ना सोचें कि ये एक ऐसा इंसिडेंट है जो आपको इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि आप इंडियन हैं और आप अफगानिस्तान में नहीं हैं. और हाँ, आजकल बहुत सारे लोग इस इवेंट को सपोर्ट भी करने लगे हैं. रिसेंटली तो कुछ इंडियन सपोर्टर्स भी अराइज हुए हैं इस इवेंट के लिए. तो हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि अगर हम वहाँ होते और हमने ये इंसिडेंट अपनी आंख से देखा होता, जहाँ हमें कुछ मिनट्स का टाइम दिया जाता, एक भरा हुआ प्लेन दिया जाता और कहा जाता कि उड़ जाओ जहाँ तक उड़ सकते हो, तो हमारा क्या होता. तो अफगानिस्तान की हिस्ट्री बहुत पुरानी है. ऐसा नहीं है कि उसे पहली बार कैप्चर करने की कोशिश की गई है. बहुत सारे सुपर पावर्स ने, अमेरिका, ब्रिटेन, यूएसएसआर ने ये कोशिश पहले भी की है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहा जाता है. और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि कई बड़ी बड़ी सुपर पावर्स यहाँ पर आई और चित होकर वापस गई, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अमेरिका 20 साल बाद यहाँ से रिटर्न हो रहा. ऐसा क्यों, और क्या कभी अफगानिस्तान को कोई कैप्चर नहीं कर पाया? तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको ऐसे देना चाहूंगी कि अलेक्जेंडर, शाहजहां, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, इन सभी ने अफगानिस्तान को कैप्चर भी किया था और उस पर रूल भी किया था. लेकिन प्रेजेंटली कोई भी सुपर पावर ऐसा नहीं कर पा रही है, और उसके भी अपने ही कुछ रीजंस हैं. 3 एंग्लो अफगान वॉर्स के बाद फाइनली इंडिपेंडेंस मिलने वाला अफगानिस्तान कम्युनिस्ट रूल के अंडर आ गया था, और उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि इस कम्युनिस्ट रूल से वो किस तरीके से बाहर आए. यूएसएसआर कहीं ना कहीं उसे पावर की तरह घेरे हुए था, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यूएसएसआर की जो आइडियोलॉजी है वो कम्युनिज्म है. तो कम्युनिज्म का स्प्रेड जो है वो इस एरिया में बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से यूएसएसआर भी उसका एक स्ट्रॉन्ग एलाई बन गया था.
पावर की ग्रीड इतनी ज्यादा थी कि सभी के सभी लीडर्स जो हैं वो इस्लामिक आइडियोलॉजिस्ट को अपने पास रखना चाहते थे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ या कहीं भी कोई भी पॉलिटिशियंस होते हैं, जैसा कि हमने पॉलिटिकल थियरी में पढ़ा है कि पॉलिटिक्स इज नथिंग बट स्ट्रगल फॉर पावर। तो हर कोई पावर को अपने हाथ में रखना चाहता है। तो इस पावर की जो स्ट्रगल थी या इस पावर को जो पाने का रास्ता था वो सभी लोगों को खुश करके जाता था, ऑब्वियसली बिकॉज वोट बैंक्स वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस्लामिस्ट को खुश करने के लिए भी जो अफगान पॉपुलेशन थी या अफगान लीडरशिप थी उसने कोशिश की कि इनको भी खुश रखा जाए और अपने में ही एम्बाइब्ड किया जाए। सभी जानते हैं कि कोल्ड वॉर चल रहा था और कोल्ड वॉर में जहां यूएसएसआर अपनी आइडियोलॉजी की वजह से सपोर्ट कर रहा था अफगानिस्तान को, वहां पर यूएस जो है उसको काउंटर अटैक करना था यूएसएसआर को। तो उसके पास कोई रास्ता नहीं था एक्सेप्ट फंड करना, मदद करना अफगानिस्तान की, फाइनेंशियली इतना इंप्रूवमेंट ले आना कि फाइनली वो यूएस का एलाय बन जाए। सो वहां पर यूएस ने फंडिंग स्टार्ट की मुजाहिदीन्स की। मुजाहिदीन्स थे तो बहुत ही छोटे गोरिल्ला वॉरफेयर लड़ने वाले कुछ लोग, बट धीरे धीरे वेपन्स एक्वायर करते करते और एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी होने की वजह से वो एक नॉन स्टेट एक्टर के रूप में इमर्ज होने लगे। धीरे धीरे हमने देखा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जेनेवा एकॉर्ड साइन किया। ऑपरेशन साइक्लोन के अंडर जहां सीआईए ने मुजाहिदीन्स को फंड किया, वहां पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जेनेवा एकॉर्ड साइन होना एक बहुत ही बड़ी बात थी और इस तरीके से एक नए ही भविष्य का जो है वो निर्माण हो रहा था। यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया था बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज में और अल्टीमेटली हमारे पास जो बचा था वो हमारा सुपर पावर था, यानी यूएस। 1992 तक मुजाहिदीन इतने पावरफुल हो गए थे कि उन्हें कोई भी हरा नहीं सकता था और उन्होंने वहां की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया था। पर 1996 में उनसे भी एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो है वो इमर्ज हुआ और वो था तालिबान। तालिबान पश्तून नेशनलिज्म में बिलीव करता था और एक पर्टिकुलर कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी थी उसकी। सो तालिबानीज जो हैं उन्होंने डिसाइड किया कि वो मुजाहिदीन को ओवरथ्रो करेंगे और वो वहां पर रूल करेंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि तालिबान कहीं ना कहीं थोड़े से बिट में भी यूएस के द्वारा ही स्पॉन्सर्ड किया हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अब इतने वास्ट रूप में निकल करके सबके सामने आ रहा है। जो बुक्स अफगानिस्तान में पढ़ाई जाती थी उनके भी फंड्स यूएस से आते थे और तालिबान की जो आइडियोलॉजी थी वो थी सिनेमा को बैन करना, मूवीज को बैन करना, स्कूल्स को बैन करना, सिर्फ इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी को पढ़ाना। तो ये सारे जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो अप्लाई किए गए थे अफगानिस्तान में 1996 में जब तालिबान का रूल जो है वो देखने को मिला। ना सिर्फ ये, एक एथनिक क्लेंजिंग भी चलाई गई जहां पर सारे बुद्धिस्ट स्टैचूज को उठा करके फेंक दिया गया। अब यहाँ पर टाइम आया 9/11 का। 9/11 एक बहुत ही फेमस इंसिडेंट है जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे, जब यूएस पे अटैक किया था अलकायदा ने। अलकायदा का वेरी फेमस ओसामा बिन लादेन, जिसका सर्च जो है वो पूरे पाकिस्तान में चलाया गया बाय द यूएस और उन्हें शेल्टर किसने दिया? तालिबानीज ने। सो ओसामा बिन लादेन को शेल्टर देने वाले तालिबानीज थे। सो फाइनली यूएस को तालिबान के अगेंस्ट लड़के भी उन्हें रिमूव करना पड़ा और एक नई कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अफगानिस्तान में आई। फाइनली 2011 में ओसामा बिन लादेन को यूएस ने मार दिया और सिचुएशन जो है वो बहुत ही डिफरेंट हो गई। धीरे धीरे सिचुएशन चेंज होने लगी और यूएस की आर्मी जो है वो अफगानिस्तान में डिप्लॉय हो गई पीस को मेंटेन रखने के लिए। पीस मेंटेन करने के लिए यूएस और तालिबान ने बहुत सारी सिटिंग्स भी की, जिसमें ट्रंप के साथ हुई फरवरी की 2020 की मीटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आज की बात करूं 2021 की, तो बाइडेन भी इस पॉलिसी को कंटिन्यू रखते हैं और उन्होंने ये बात करी है कि हमें वहां पर पीस जो है वो मेंटेन करना होगा और कहीं ना कहीं से टेररिज्म की स्पॉन्सरशिप को रोकना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन उठाते हैं कि यूएस का अफगानिस्तान में रहने का असली मकसद क्या था,
अगर वो डेमोक्रेसी था तो डेमोक्रेसी तो आज भी अचीव नहीं हुई, तो यूएस ने विड्रॉ क्यों किया अपने ट्रूप्स को? और अगर वो रिवेंज लेना चाहता था 2011 के इंसिडेंट के बाद, उसका वो रिवेंज भी पूरा हो गया था ओसामा बिन लादेन की डेथ के बाद, उन्हें किल करने के बाद, तो फिर अल्टीमेटली अफगानिस्तान में रहने का मोटिव क्या था? ये क्वेश्चन में जरूर आता है। अब आप कहेंगे हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, या हम ये सब क्यों सुन रहे हैं, या हम ये वीडियो क्यों देख रहे हैं? तो ऑफ कोर्स एज इंडियंस ये आपके लिए एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है। कैसे? तो मैं आपको बताती हूँ। जहाँ तक वो प्लेन की बात है, या जहाँ तक किसी भी प्लेन की बात है जहाँ पर सिटीजन्स को रेस्क्यू कराया गया सेफली, चाहे वो इंडिया से भेजा हुआ प्लेन हो, चाहे यूएस से भेजा हुआ प्लेन हो, चाहे अफगानिस्तान के भागे हुए प्रेसिडेंट की बात हो, चाहे किसी भी सिचुएशन की बात हो, अल्टीमेटली ये एक इंडिया के लिए बहुत बड़ा और बहुत ही क्रिटिकल इशू बन जाता है। ना सिर्फ पीस कीपिंग को लेकर के, ना सिर्फ रेफ्यूजीज को लेकर के, बल्कि टेररिज्म को लेकर के भी। टेररिज्म बहुत बड़ा थ्रेट है इंडिया के लिए, आज से नहीं, बहुत सालों से। ऑल्दो उसको रिकॉग्निशन 9/11 के बाद ही मिली है, बट एग्जिस्टेंस तो उसकी और भी पहले से थी। ये बात मैंने अपनी वीडियो हेजेमनी में भी की है। तो हम टेररिज्म को जहां तक देखें तो अब एक नॉन स्टेट एक्टर यानी कि टेररिस्ट अब स्टेट एक्टर्स बन चुके हैं। उनके पास वेपन्स हैं, वो पावरफुल हैं, और कश्मीर से सिर्फ 400 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर ये भी आपको अट्रैक्ट नहीं करता कि आपको इसके बारे में क्यों जानना चाहिए, या आपको अपनी ओपिनियन क्यों वॉइस करनी चाहिए, तो आई थिंक और कोई भी रास्ता नहीं है आपको पॉलिटिकल इवेंट्स के लिए जागरूक करने के लिए। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। कांधार हाईजैक तो आपको याद ही होगा, अगर नहीं याद तो आपको मैं बता देती हूँ। एक प्लेन उड़ा था काठमांडू से दिल्ली, जिसको ऑक्यूपाई कर लिया गया था बाय हाईजैकर्स, और उसे उतार दिया गया था अफगानिस्तान के कांधार में। सो तालिबानीज अगर चाहते तो बहुत ही सेफली इंडियन सिटीजन्स को वापस पहुंचा सकते थे, पर नहीं, हमें मसूद अजहर और बहुत सारे टेररिस्ट को छोड़ना पड़ा, जिसके बाद हमारे सिटीजन सेफली अपनी कंट्री वापस आ पाए। ये तो एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है टेररिज्म का, या फिर नॉन स्टेट एक्टर्स के पावरफुल होने का। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हमारी हिस्ट्री में प्रेजेंट हैं और हम उन्हें देख सकते हैं। तो अब ना सिर्फ इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन स्ट्रेन्ड हैं, ना सिर्फ टेररिज्म राइज पे है, ना सिर्फ एक ह्यूमन राइट्स क्राइसिस हमें दिख रहा है, ना सिर्फ रेफ्यूजीज हैं, ना सिर्फ जॉब जाने का डर है, ना सिर्फ फूड शेल्टर का खतरा है, बल्कि बहुत बड़ा एक इशू विमेन राइट्स का भी है, जहां पर इतने साल स्ट्रगल करने के बाद अब फीमेल्स को एट पार, कुछ हद तक एट पार ऐसा मैं कहूँगी, रहने का एक जरिया मिला है। वहाँ पर 21st सेंचुरी में आज हम विमेन राइट्स को चैलेंज करने जा रहे हैं। आज हम उन्हें फिर अपने घरों में कन्फाइड करने जा रहे हैं। मुझे नहीं पता ये कहाँ तक सच है, मुझे नहीं पता कि इसके लिए कौन सा सिटीजन क्या कर सकता है, पर मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि हम सब अपनी ओपिनियन वॉइस कर सकते हैं किसी ना किसी वे में। आजकल बहुत सारे रास्ते होते हैं जो हमें मिल सकते हैं, जिनके थ्रू हम काम कर सकते हैं। मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को कहूँगी कि अगर वो थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट कर पाएँ इस कॉज के लिए तो उन्हें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अब ये एक नेशनल नहीं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बन चुका है और इंटरनेशनल रीजन बन चुका है पार्टिसिपेट करने के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया ने अपनी वॉइस रखी है विमेन राइट्स के लिए, और छोटे छोटे बच्चों के लिए जो अब पता नहीं कहाँ हैं, किस हद तक वो ऑर्फन बन चुके हैं, या क्या उनकी सिचुएशन है। तो ये इंडियन गवर्नमेंट का एक बहुत ही अच्छा मूव है, अलॉन्ग विद सेफली सारे इंडियन सिटीजन्स को वापस लाना। इस चीज़ को हर वे में अप्रिशिएट किया जाएगा, लेकिन एंटी इंडियन, एंटी हिंदू एक्टिविटीज़ जो अब कैरी आउट की जाएंगी, उनको चैलेंज करना या उन पे चेक रखना भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है इन द कमिंग टाइम्स। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो डेफिनेटली कमेंट्स में मेरे को बताएं और मुझे बताएं कि क्या आप और जानना चाहेंगे इस टॉपिक के बारे में। मैं बहुत एक्साइटेड रहूंगी आपकी सारी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।